मैं इसमें एक ख़ास हिदायत देना चाहूँगी कि खान पान में सुपाच्य भोजन, गरम भोजन ज़रूर लें। और क्या होना चाहिए खान पान में, तो हेवी प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ये ज़रूरी है लेना। जैसे कि जो शाकाहारी हैं वो अंकुरित अनाज या नट्स का, मूंगफली, मेवा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये ले सकते हैं। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, गाजर वगैरह ये खास करके बच्चों के आहार में शामिल करिए। और जो मांसाहारी हैं वो जो भी हाई प्रोटीन मीट हैं उसका सेवन कर सकते हैं। और गरम कपड़े का रख रखाव कैसे किया जाए, तो ये भी जो है वो ज़रूरी है कि सिर, छाती और तलवे को ये खास करके गरम कपड़ों से ढक करके रखें, ताकि किसी भी तरह का स्ट्रोक या हृदय संबंधी चाहूँगी भानु जी। जी। दीपायन न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ ये नहीं है कि ये एक न्यूज़ चैनल है, स्वास्थ्य संबंधी न्यूज़ चैनल है। एक और चीज़ है कि इसके माध्यम से जन जन तक जो मदद हम लोग कर सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी, हर वर्ग के लोग, उनके लिए जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हैं। तो किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी को भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि किस तरह से प्रोफेशनल हेल्प हम लोग लेंगे। जो साधारणतः हम लोग बता सकेंगे ज़रूर बताएंगे। जहाँ कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कि इस विशेषज्ञ से आप सलाह लें, तो वो भी हम लोग कर देते हैं। नमस्कार, पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी काफ़ी दिनों से पर्व आया हुआ था, पर्वों का समय था, महीना चल रहा था नवंबर। काफ़ी पर्व हुआ, दशहरा, दीपावली, छठ सब बीत गया। अब धीरे धीरे गर्मी से अब ठंड की ओर हम लोगों को महसूस होने लगी है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है और बीमारियां भी उसी तरह से बढ़ना शुरू हो गया, चेंज हो गया बीमारियां में। मैम, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, प्रामेड डायग्नोसिस की डायरेक्टर हैं। और मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चुनावी माहौल भी ख़त्म हो गया, चुनावी माहौल चल रहा था, यहाँ पर चुनाव चल रहे थे, अब नतीजा भी निकल गया है और कल आपको शपथ ग्रहण भी है 20 तारीख को, और आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो दीपायन न्यूज़ के सारे व्यूअर्स जो हैं उनको मैं अपना हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार कह रही हूँ। और ये तो सही बात है कि माहौल राजनीतिक और मौसम दोनों का बदल गया है। और हम लोग, ये अच्छी बात है कि जब ठंड की शुरुआत हुई है उस वक्त आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं मिल सकता है कि पहले से अपने व्यूअर्स को सचेत कर दूं, आगाह कर दूं ठंड में होने वाले जो भी बीमारियां हैं उससे किस तरह से रख रखाव या बचाव कर सके। इस माध्यम से बचाव के उपाय मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और सर्दियों का आनंद ले सके स्वस्थ होकर के। बहुत अच्छी बात कि भाई सर्दियों में बचाव कैसे करेंगे, इस पर हम डिटेल से जानेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि जाने पे बहुत तरह के लॉस हो जाती है और आपको वो जानकारी नहीं प्राप्त होगी। अगर कुछ घटनाएं घटती है तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हमसे छूट गया। तो इसको, ये एपिसोड को पूरी तरह से देखेंगे। सबसे पहले मैम, ये जो ठंड आ रहा है तो किस तरह के हमको सचेत होना पड़ेगा कि कौन कौन सी बीमारियाँ उभर के आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी बीमारियां बढ़ती ठंड में और पूरी तरह से जब हम ठंड में चले जाते हैं तब क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो साधारणतः अलग अलग उम्र के लोगों में, क्योंकि इस समय कई बार क्या होता है कि बाहरी तापमान और शरीर का तापमान दोनों में फ़र्क आ जाता है, और इम्यूनिटी भी, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होते जाती है। तो बहुत आसानी से संक्रमण, किसी भी तरह का संक्रमण, खास करके श्वास संबंधी संक्रमण जो है वो आसानी से हो जाता है।
तो किस तरह से हम लोग इनका बचाव कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो भी मैं विस्तार से बताना चाहूँगी। तो ख़ास करके बच्चों में और बुज़ुर्गों में, क्योंकि रोग से लड़ने का क्षमता कम रहता है, तो सांस संबंधी बीमारी, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार आना, ये अक्सर देखा गया है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे ये बहुत सारी हिदायतें नहीं सुनते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारा संक्रमण होने का भय बना रहता है। हाथ का ये भी कहेंगे कि हैंड हाइजीन, ये भी हम लोग ठंड में बार बार हाथ धोते नहीं हैं ठंड के कारण, तो बहुत आसानी से वायरल इन्फेक्शंस जो कि विंटर में ठंड के मौसम में काफ़ी देखा गया है, ये बहुत आसानी से फैल जाता है। सर्दी, ज़ुकाम, खराश, गले में खराश अक्सर ये देखा गया है। लिम्फ नोड्स जो कि सर्दी ज़ुकाम या किसी भी वायरल फीवर के बाद देखा गया है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ कि लोगों का मानना है कि जॉन्डिस इस मौसम में नहीं होता है, जबकि हमारा जो आंकलन रहा है कि ये बदलते मौसम में कई बार पेट का समस्या लेकर के लोग आते हैं। साधारण सर्दी बुखार और उल्टी आना, दस्त होना, ये लेकर के आते हैं। टाइफॉइड समझ करके उसका उपचार खुद से भी घर बैठ करके कर लेते हैं, लेकिन अक्सर जांच में जॉन्डिस पाया गया है। अच्छा। और ये इस पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर काफ़ी जॉन्डिस के मरीज़ भी देखे गए हैं। चर्म संबंधी बीमारियां, आम चर्म संबंधी बीमारियां जो हैं वो भी काफ़ी देखा गया है। ख़ास करके चमड़े का सूखापन, पानी कम पीना, इसकी वजह से हो सकता है। अच्छी तरह से धूप नहीं लेना, उसके कारण भी कई बीमारियां हो सकती हैं। एक तरह से हम, आप चर्म की बात बोल रही हैं मैम, एक यूट्यूब चैनल पे ही हमने देखा कि कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि डेली नहीं नहाना चाहिए इससे चर्म रोग बढ़ता है, क्या सही है? नहीं नहीं नहीं, स्वास्थ्य के लिए हाइजीनिक रहना, स्वच्छ रहना, ये तो बहुत ज़रूरी है। किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो, साफ़ सुथरा रहना तो बहुत ज़रूरी है। नहाने का अलग अलग लोगों का तरीका है। कई लोग आकर के बाहर से आए और ठंडे पानी से नहा लेते हैं। कई लोग एकदम वार्मर के पास बैठे हुए हैं, हीटर के पास बैठे हुए हैं, थोड़ी सुबह सोकर उठे और थोड़ी देर बाद चले गए नहाने के लिए। ऐसा जब हम करते हैं तो क्या होता है कि तापमान में, शरीर के तापमान में और बाहरी तापमान में, दोनों में फ़र्क होने के कारण कई सारी दिक्कतें आती हैं। खास करके गंभीर समस्या जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक या मस्तिष्क का स्ट्रोक, ये होने का डर रहता है। छोटे बच्चों में भी कई बार हाइपोथर्मिया कहते हैं, मतलब कि अधिक ठंडे पानी में नहा लेना, ये उसके कारण हो सकता है। लेकिन कहीं भी नहाना वर्जित नहीं है। तो हल्के गर्म गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। सिर, छाती और तलवे का खास करके ध्यान रखें। ये जो स्ट्रोक हो जाता है मैम, तो इसके लिए कैसे बचाव करें हम कि ये स्ट्रोक नहीं हो, चाहे हार्ट का हो चाहे ब्रेन का हो? काफ़ी तरह देखने को पाया गया कि सुबह सुबह उठे और बाथरूम गए, वहीं गिर गए और ये स्ट्रोक, चाहे हार्ट का हो चाहे ब्रेन का, दोनों हेमरेज हो जाते हैं। देखिए, ठंड में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो धमनी है उनमें प्रेशर का बदलाव, दबाव का बदलाव, ये अक्सर पाया गया है, जो कि न्यूनतम जो तापमान है उसमें हो जाता है। और ख़ास करके वैसे लोग जो रिस्क ग्रुप में हैं, तो ऐसे बुज़ुर्ग जो डायबिटीज़, मधुमेह से ग्रसित हैं या कोई और अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों में ख़ास करके एक सावधानी की ज़रूरत है कि पोस्चर चेंज करते वक्त, जैसे कि वो सोए हुए हैं, सुबह उठे और अचानक से फिर उठ करके अपना दिनचर्या में चले जाते हैं या नहाने चले जाते हैं या साधारण मुंह धोना, इसी को कहेंगे, उसमें चले जाते हैं। बहुत लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि व्यायाम ठंड में जितनी जल्दी सुबह उठ करके व्यायाम कर लें उतना अच्छा है। तो ऐसे लोगों में कई बार इस तरह का रिस्क रहता है। तो बेहतर ये रहता है कि आप जब उठते हैं, सो कर के उठते हैं, या जब आप गर्म तापमान से, अंदर के गर्म तापमान से बाहर की ओर जाते हैं, तो पहले नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया है वो करें। जी।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया कि पहले आप जब सूत के उठते हैं या जो है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएं, उसके बाद ही फिर कोई प्रक्रिया करें, तो आप ये स्ट्रोक की जो चीज़ है उससे आप बच सकते हैं। और अभी और भी कई तरह की बातें हैं जो मैं बताने वाली हैं कि ठंड में और क्या क्या हम बचाव करें। खान पान जो आप हुआ कि आपको जॉन्डिस हो जाता है, तो उससे कैसे बचें हम? हाइजीन का ख्याल रखें। बाहर भी अगर आप, एक तो है कि जॉन्डिस कई प्रकार के हैं। अगर वायरल, ठंड में वायरल जॉन्डिस अक्सर पाया गया है, कोल्ड डायरिया भी कहते तो हैं। कोल्ड डायरिया या एब्डोमिनल फ्लू जिसको कहते हैं, वो भी अक्सर देखा गया है। तो इसमें बचाव ये है कि गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और समय पे खाएं, ये ज़रूरी है। पानी, हाइड्रेशन जिसको कहते हैं कि पानी अपने शरीर में वो सही मात्रा में रखें। बाहर, घर से बाहर निकलते वक्त भी खास करके बाहर का खाना बहुत देखभाल करके खाएं, और ये ज़रूरी है। ये तो हुई पाचन की बात। अब मैम से ये भी पूछ लेते हैं, जो सांस लेने में जिनको परेशानी होती है, फेफड़े रोग जो से ग्रसित होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सांस संबंधी बीमारियां, इसमें रनिंग नोज़ या फ्लू, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये काफ़ी कॉमन है। गंभीर अगर बोलें तो निमोनिया होना, सीवियर निमोनिया होना, जो कि बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है, जहाँ की घर बैठ कर के उपचार ना करें। जहाँ तक साधारण सर्दी ज़ुकाम वाली बात है, ठीक है, शुरुआत के 24 घंटे घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं। अगर फिर भी राहत ना हो तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपके विशेषज्ञ हैं या चिकित्सक हैं उनको संपर्क करें, सही तरीके से डायग्नोसिस तक पहुँचें। कई बार अस्थमा के मरीज़ ये रेस्पिरेटरी फेलियर में पहुंच जाते हैं, या छोटा बच्चा है, सर्दी खांसी ज़ुकाम, काफ़ी समय तक घर में ही रह गए, तो इसमें भी घरेलू उपचार के बाद कई बार गंभीर निमोनिया हो जाता है। तो चिकित्सक के परामर्श में सही दवा, एंटीबायोटिक या एंटीवायरल, ये शुरू कर देना चाहिए। और एक और चीज़ है कि टीकाकरण के बारे में आप अक्सर सुन रहे होंगे, कई माध्यम से अवेयरनेस जगाया जा रहा है कि फ्लू के लिए भी हर साल आप टीका लें, क्योंकि फ्लू वायरस ये अपने आप में काफ़ी जेनेटिक बदलाव ला रहा है, हर साल बदलाव लाता है, तो हर साल वैक्सीन भी अपडेट होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि पिछले साल तो फ्लू वैक्सीन हमने लिया था, फिर इस साल क्या ज़रूरत है। कई स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वैक्सीन भी उपलब्ध है सरकारी संस्थान में, तो वो भी लोग कहते हैं कि पिछले साल तो लिया था, अभी वही काम करेगा। तो ऐसा नहीं है, हर साल जो फ्लू संबंधित या निमोनिया संबंधित स्ट्रेप्टोकोकल वैक्सीन है या टैमीफ्लू वगैरह चलाया जाता है। ये क्योंकि जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनके कारण ये सब बीमारियां हो रही हैं, इन्फेक्टिव इटियोलॉजी जहाँ पे है, तो वैसे लोगों को हर साल अपडेटेड वर्जन जो है, अपडेटेड वैक्सीन, वो खास करके जो रिस्क ग्रुप में है उनको ज़रूर समय पे ले लेना चाहिए। जो रिस्क ग्रुप में है उनको ये वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन अभी मैम से एक जानकारी और लेंगे कि इसमें एज सीमा भी लिमिट है क्या? जी, एज सीमा 2 साल के बच्चे हैं उनसे लेकर के अडल्ट तक वैक्सीन अवेलेबल है। और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें तो वैसे भी जन्मजात शिशु को जो वैक्सीन का एक शेड्यूल दिया जाता है, उस प्रक्रिया में छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे जो हैं वो कवर रहते हैं। तो समय पे जो नवजात शिशु हैं या 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण माताएं, बहनें जो भी हैं वो समय समय पर जैसा उनको बताया गया है उस तरह से वो लेते रहें। मैम ने बहुत सारी जानकारियां हमें दी ठंड से बचाव की, लेकिन एक चीज़ चलते चलते मैं पूछना चाहता हूं जो छूट गया हम लोगों से, जो दर्शकों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैम, ठंड में दर्द बहुत बढ़ जाता है, हर अंग अंग में लगता है दर्द है, तो ये क्या है, कैसे इसको ठीक करेंगे हम लोग? हड्डियों की समस्या ये तो ठंडे मौसम में काफ़ी पाया जाता है, और ख़ास किसी भी उम्र में ये देखा गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुज़ुर्गों में ही देखा जाता है। अब ये बहुत आमतौर पे गठिया या विटामिन डी की कमी या विटामिन B12 की कमी, ये ठंड में अक्सर देखा गया है। तो अचानक से कमर में या जोड़ में दर्द होना, या गर्दन की नस के दबने से परेशानियां होना,
छोटी उंगलियां जो तलवे की ये हैं, पाँव के जो उंगलियां हैं, एक खास बीमारी कहेंगे रेनॉट्स, जो कि वैसे तो वैस्कुलर है, धमनी संबंधित रोग है, लेकिन ये ठंड के मौसम में अक्सर देखा गया है कि लोग अचानक कहते हैं कि सो कर के उठे और पैर की उंगलियां ये जाम हो गया और दर्द हो रहा है, विशेष दर्द, या तलवे में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। ये काफ़ी देखा गया है, तो जिसको कि रेनॉल्ड्स डिजीज़ कहते हैं, तो ये भी अक्सर ठंड में पाया गया है। तो बचाव में तो मैं यही कहूँगी कि विटामिन डी और विटामिन B12 का उपयुक्त सेवन करें, यानी तो चिकित्सक के परामर्श से लें या अपने खान पान, रोज़ के खान पान में भी शामिल रखें। उसके अलावा गठिया संबंधित बीमारियां जो भी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, या जो ऑटो इम्यून संबंधित गठिया हैं, ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है ये, या गाउटी आर्थराइटिस, गाउट के कारण जो गठिया है, अलग अलग तरह के जो भी गठियाँ या रीढ़ से संबंधित या स्पाइन से संबंधित, ये ठंड में अक्सर देखा जाता है। तो तापमान को समझते हुए अपने शरीर को भी उसी तरह से सुरक्षात्मक पोशाक या रख रखाव करें, और जहाँ पे भी ज़रूरत है चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि कई बार ये फेटल भी हो जाता है। ख़ास करके अगर स्पाइन संबंधित है तो अचानक लोगों का चलना फिरना बंद हो जाता है, या डेबिलिटी जिसको कहते हैं वो हो सकता है। तो साधारण सी चीज़ कई बार गंभीर रूप ले सकती हैं, तो नज़रअंदाज ना करें और समय पे परामर्श लें। यही खासियत है डॉक्टर शुभलक्ष्मी का, जो हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट मतलब बहुत उसको बढ़िया से बताती हैं, उसको सीरियस लेके बताती कि हमारे दर्शकों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये आप एपिसोड देख रहे हैं तो आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि आप कमेंट जरूर करेंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट करेंगे, और सलाह भी मैम खुद बैठकर आपका कमेंट को देख कर देती हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। ये खासियत है डॉक्टर शुभलक्ष्मी की, जो कंकड़बाग में प्राइवेट यहाँ लैब है। ये लैब में हर तरह की जांच, एक बात बता दे रहे हैं कि हर तरह की जांच होती है, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, ECG हो, या आपका ब्लड के एक बूंद से हर बीमारी का पता लगाया जा सकता है यहाँ प्राइवेट डायग्नोसिस में। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हैं हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, और दर्शक को ये कहेंगे ये एपिसोड पूर्णतः देखें, और इसका हर विषय पर हम विस्तृत से और भी डॉक्टरों से सलाह लेंगे। तब तक ले धन्यवाद। इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी भानु जी। जी जी जी। दीपायन न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ ये नहीं है कि ये एक न्यूज़ चैनल है, स्वास्थ्य संबंधी न्यूज़ चैनल है, एक और चीज़ है कि इसके माध्यम से जन जन तक जो मदद हम लोग कर सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी, हर वर्ग के लोग, उनके लिए जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं वो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार उपलब्ध हैं। तो किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी को भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि किस तरह से प्रोफेशनल हेल्प हम लोग लेंगे, जो साधारणतः हम लोग बता सकेंगे ज़रूर बताएंगे। जहाँ कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कि इस विशेषज्ञ से आप सलाह लें तो वो भी हम लोग कर देते हैं कई बार। ये तो आपकी खासियत है मैम कि आप बैठ कर खुद सीरियस होकर ये एपिसोड को देखती हैं, उनके कमेंट को पढ़ती हैं और उसका जवाब देती हैं, और बार बार कमेंट लोग करते भी हैं, पूछते भी हैं सवाल। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दीपायन न्यूज़ की तरफ से, धन्यवाद। मैं इसमें एक ख़ास हिदायत देना चाहूँगी कि खान पान में सुपाच्य भोजन, गर्म भोजन ज़रूर लें। और क्या होना चाहिए खान पान में, तो हेवी प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ये ज़रूरी है लेना। जैसे कि जो शाकाहारी हैं वो अंकुरित अनाज या नट्स का, मूंगफली, मेवा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये ले सकते हैं। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, गाजर वगैरह ये खास करके बच्चों के आहार में शामिल करिए। और जो मांसाहारी हैं वो जो भी हाई प्रोटीन मीट हैं
उसका सेवन कर सकते हैं। और गर्म कपड़े का रख रखाव कैसे किया जाए, तो ये भी जो है वो ज़रूरी है कि सिर, छाती और तलवे को ये खास करके गर्म कपड़ों से ढक करके रखें, ताकि किसी भी तरह का स्ट्रोक या हृदय संबंधी बीमारियां ना हो। कुछ ऐड हो गया सही लगता है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मैम दी हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दे दे, जो कि ये ठंड के मौसम में, जो आपने बहुत सा सुझाव दिया, लेकिन ठंड के मौसम में पूर्णतः स्वस्थ रहें, इस पर अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। ठंड में स्वाद भी खान पान का काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसका आनंद लें और आनंद लेते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। खास करके सुबह में खाली पेट काफ़ी देर तक ना रहें, गर्म खाना, पेय पदार्थ ये लेते रहें और अपने आप को उचित कपड़े से, गर्म कपड़े से कवर करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर शुभलक्ष्मी, जो प्राइमरी डायग्नोसिस की डॉक्टर हैं। कंकड़बाग में इनका अपना क्लिनिक है, जांच लैब है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारे कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं भानु प्रकाश, कैमरामैन संजय सिन्हा। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब